बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयानिए के हवाले से। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, उन पर मबनी गुफ्तगू का सिलसिला हम जो है वो जारी करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा आज का पहला बुनियादी सवाल होगा वो भी यही होगा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मुतालबात कर रहे हैं, एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि वो अदलिया से थोड़ा शिकवा भी कर रहे हैं, दूसरी जानिब कौम को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कौम की फलाह बहबूद का सोच रहे हैं, आने वाले वक्त में महंगाई से, बेरोज़गारी से वो लड़ने की बात कर रहे हैं, आवाम को जो है वो बेनिफिट्स देने की बात करें। तो क्या ये बयानिया जो है वो दुरुस्त है? आने वाले वक्त में चेयरमैन पीपल्स पार्टी इन बयानियों पर पूरा उतरेंगे, नहीं उतरेंगे? दूसरी जानिब जहाँ अदलिया से शिकवे की बात आ रही है, वहीं जो बातें बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं कि हमारी दो नस्लें इंसाफ मांगने के लिए लाहौर हाई कोर्ट आती रहीं मगर हमें इंसाफ नहीं मिला, तो क्या अब इंसाफ मिलेगा? कानून की बालादस्ती की बात हो रही है, इंसाफ की बालादस्ती की बात हो रही है। इसमें रुकावट कौन सी वजूहात हैं, कौन से हर्डल्स हैं, ज़रा उन पर भी हम नज़र डालेंगे। अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी नज़र में कानून की बालादस्ती की जहां बात हो रही है, वहीं इंसाफ की बालादस्ती की बात हो रही है, इसमें वो किसको रुकावट समझते हैं? क्या अवामी नुमाइंदे इसमें रुकावट साबित हो रहे हैं? पीपल्स पार्टी के स्टांस की जब बात हो रही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के स्टांस की जब बात हो रही है, नाना को इंसाफ दिलाने की बात वो कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ इनफैक्ट भी वो जो है वो नाना को इंसाफ दिलाना ही चाहते हैं, या इसके पीछे उनका भी बयानिया हम चेंज होते हुए देख रहे हैं कि सिर्फ भुट्टो के जालों को, भुट्टो के जो है वो तमाम सपोर्टर्स को वो एक मरतबा फिर से उनके अंदर जो है वो पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं, उनको एक्टिव करने के लिए बयानिए का सहारा ले रहे हैं? दर हकीकत वो किस कदर जो है वो इंसाफ के मतलाशी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे उनका बाकायदा तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट मसूद रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों को खुशामदीद कहना चाहेंगे। आरिफ चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में सर आपसे करना चाहूँगी। अब जिस तरह से हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, जो मुतालबात वो कर रहे हैं, बिलखुसूस इंसाफ की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, सर कैसे देख रहे हैं इन मुतालबात को, और इनमें रुकावट कौन आपकी नज़र में है? बहुत शुक्रिया। ये जो उनके मुतालबात हैं, इसमें इनके पूरा होने में सबसे बड़ी रुकावट वो खुद उनके वालिद साहब और उनकी पार्टी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पार्टी कायम की थी, उसमें मेरे उनसे इख्तलाफात लाख हों, बहुत सारे लोगों के हैं कि उनकी मिजाज कैसा था, उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन इसके बाद वो पार्टी जो थी उसका बयानिया सेल होता था, और रोटी कपड़ा और मकान का नारा जो था उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे, और उस पर उन्होंने अमल दरामद करने की कोशिश भी की। लेकिन उसके बाद जब जरदारी साहब के हाथ आई ये पार्टी, तो ये पार्टी फिर सवाए जिसे लफ्ज रिकंसिलिएशन कहते हैं, वो रिकंसिलिएशन नहीं है। दरअसल वो एक ऐसा अमल है जिसमें कि हर एक के साथ माल बांटने का सिलसिला वो करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो अभी आप अगर किसी का किरदार देखना हो, किसी का नारा जो है उसकी अहमियत को आपने देखना हो और उसके वजन को देखना हो, तो जो काम वो कर रहा है या माजी में जो उसने किया है उसको देखा जाता है। अब अचानक बिलावल भुट्टो के कह देने से पीपल्स पार्टी बदल तो नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा शख्स जो इवन एतजाज आसिफ साहब चले गए, इवन खोसा साहब चले गए, जो लोग थोड़ी बहुत कोई बात करने वाले थे वो सब चले गए, और किसी की बात उन्हें बर्दाश्त है नहीं। इंसाफ के रास्ते में ये खुद बहुत बड़ी रुकावट है। आप देखें कि केस इनके दौर में भी चलता रहा। मैंने ये पिटीशन फाइल की थी बतौर सीनियर कंसल्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, और उसके बाद यानी कुछ इस पे हुआ नहीं और ना किसी ने कोई दिलचस्पी दी, और उस वक्त भी मकसद इसका ये था कि जनाब सिर्फ एक उनकी तवज्जो हटाना मकसद था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की, क्योंकि वो ज्यादा पीपल्स पार्टी के लोगों को गवर्नमेंट को बुला रहे थे, तो इन्होंने कहा जी नहीं अपनी डाल देंगे, अपनी यानी इसी में चले जाए। तो खैर वो सारी सूरत हाल तो सबके सामने। अब मामला ये है कि एक तरफ सिंध में गवर्नमेंट है और नो गवर्नेंस एट ऑल। सिंध पूरे का पूरा यानी करप्शन में आप उसे सबसे लिपटा हुआ है, रैम्पेंट करप्शन हर जगह, और उसके बाद लोगों की हालत जार देख ले, और उसके बाद फिर आप ये देखें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो ऑलरेडी ने मुस्तरद कर चुके हैं। अब उसके पास चारा कोई नहीं, जिस तरह की वहां जागीरदाराना निजाम है और जिस तरह वहां की जागीरदार और बडेरा शाही ने लोगों को काबू किया हुआ है,
उसमें उनके पास अभी बस नहीं उनका चल रहा लोगों का, लेकिन जहां भी वो कराची, हैदराबाद या शहरों में उन्हें थोड़ी बहुत यानी आजादी मिलती है और वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, तो वहां लोग इनको देखना नहीं चाहते। तो ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि ये बयानिया, जाहिर है कि अब उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और 18 महीने का जो बोझ है, बैगेज है, वो भी उनके ऊपर है। उन्होंने बाकायदा यानी पूरा उसमें इस्तेमाल किया सिचुएशन को। और ये आज कोई शख्स इन पार्टियों में अगर जमहूरियत की बात करे, इंसाफ की बात करे, तो उसे मैं समझता हूँ कि बड़ी ढटाई की बात होगी कि वो शख्स इतने ज्यादा संगदिल है और इतना ज्यादा वो, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हिम्मत और हौसला है कि वो इंसाफ को कत्ल करने के बाद, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के दरवाजे तमाम बंद करने के बाद, लोगों को बिल्कुल यानी उनके फंडामेंटल राइट से महरूम करने के बाद, आज वही इलेक्शन में फिर आके खड़े हो गया और कहते हैं कि जनाब हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कौन सी कुव्वत थी जिन्होंने इन्हें रोका? जब ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब की पार्टी जो थी वो इक्तदार में थी, आसिफ जरदारी साहब थे, कितना अरसा रहे, कभी इन्होंने सोचा इस बारे में? ये बातें सारी करने वाली है। और अब मैं आपको एक अर्ज करूं, ये बयानिया सेल होने वाला नहीं है। ये जो 2.5 या जो कुछ नौजवान हैं जिनके बारे में आप प्रोग्राम कर चुके हैं, वो सारे के सारे भुट्टो साहब को नहीं जानते, बिलावल को कोई संजीदगी नहीं देखते। वो बिल्कुल इनकलाबी हो चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म, बर्बरियत और दहशत देखी है, उसमें मैं नहीं समझता कि इनमें से किसी, चाहे वो नून हो या पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजलुर रहमान हो, किसी को वो कबूल करे। आरिफ चौधरी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। मसूद रजा साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे, यही डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आरिफ चौधरी साहब ये कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयानिया बिकने वाला नहीं है। इससे कबल इंट्रो में मैंने भी यही पूछना चाहा था कि क्या इसके पीछे जो है वो सिनेरियो है, बिलावल भुट्टो रियल में या रियलिटी बेस्ड बातें कर रहे हैं, या वाकई वो चाहते हैं कि नाना को इंसाफ मिले, या फिर ये सिर्फ एक भुट्टो के मंशूर को दोहराने के लिए, भुट्टो के बयानियों को दोहराने के लिए एक मार्केटिंग टैक्टिक्स का वो सहारा ले रहे हैं? देखिए, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासी कंफ्यूज नजर आ रही है, और ये कंफ्यूजन किस वजह से है, ये बड़ी हैरानी की बात है मेरे लिए, क्योंकि एक बड़ी सीजन पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें बहुत सीजन लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान के निजाम को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं। इसके बावजूद जरदारी साहब ने कई मरतबा बिलावल की सियासत को निगेट किया है, उसको डिस्क्रेडिट किया है, और बिलावल हर रोज रिवायती सियासत को और बुजुर्गों की सियासत को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, अपने वालिद की सियासत को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, और एक ऐसे वक्त पे कर रहे हैं जब इलेक्शन जो है वो सर पे खड़े हुए हैं। तो ये इस वक्त तक अगर पीपल्स पार्टी के अंदर, बल्कि पीपल्स पार्टी की टॉप क़यादत के घर के अंदर अगर इत्तेफाक मौजूद नहीं है, तो ये बहुत डैमेजिंग होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। जहां तक ये एक अदालत में इस रेफरेंस का मामला है, तो ये खुद अदालत के लिए बड़ी मुश्किल चीज होगी कि एक अदालत का फैसला मौजूद है और इस वक्त ना तो वो गवाह मौजूद हैं, ना वो लोग मौजूद हैं जिनसे कि इससे मुताल्लिक बातचीत की जा सकती है। हाँ, वसूली साहब मौजूद हैं जो जिन्होंने इस मामले पर एक एप्लीकेशन दी थी और उस कत्ल से पहले दी थी। तो अगर आज इस मामले को उठाया जाए तो इसका मतलब है इसके अलावा और जितने फैसले हुए हैं अदालतें सबको उठाएं और सबके फैसले करें, तो ये खुद अदालत के लिए बड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल मुझे ये लगता है कि इस मौके पर इसको उठाना शायद इसलिए भी जरूरी रहा होगा कि इलेक्शन सर पर है और भुट्टो के नाम पर वो सियासत करते हैं और इस नाम पर शायद उन्हें कुछ फायदा हासिल हो जाए इसका। अच्छा मसूद साहब, जैसे अभी आरिफ चौधरी साहब से भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी, आसिफ अली जरदारी का दौर भी हमारे सामने है, तब इंसाफ की बालादस्ती की उस तरह से बात नहीं हुई थी, जमहूरियत की बालादस्ती की बात नहीं हो रही थी, आइन की बालादस्ती में वो कामयाबी के साथ जो है वो हमकनार हुए नहीं हुए, इस पर भी बेस्ड कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो फिर आज इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है इन सब चीज़ों पर? देखिए, इलेक्शन का वक्त है, इसके अलावा और क्या कहा जाएगा। टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस वक्त का इंतखाब जो बिलावल साहब ने किया है कि याद दिलाया है अदालत को कि आप इस मामले को टेकअप करें और टेकअप कर लिया गया है और जनवरी की तारीख आ गई, तो फिर ये सवाल उठेगा कि इलेक्शन से पहले, खासा पहले क्यों नहीं था ये मामला, आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले आपने ऐसा क्यों नहीं किया, 11 साल तक आपने इंतजार क्यों किया, तो ये सवाल बनता है। बहरहाल एक सदारती रेफरेंस है, उसकी समाअत कभी भी हो सकती है, लेकिन टाइमिंग का इंतखाब क्योंकि खुद बिलावल साहब कर रहे हैं, ऐसे मौके पर लेकर इसको टेकअप करवा रहे, तो ये सवाल तो बनता है। और आप जो सवाल बिल्कुल ठीक है और इसका जवाब यही होगा
कि इलेक्शन करीब है तो भुट्टो के नाम पर शायद कुछ फायदा हासिल हो जाए मजीद। ठीक हो गया मसूद साहब, कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्टीज के अंदर की सूरत हाल हम देख रहे हैं, चाहे हम मुस्लिम लीग नून की बात करें या बिलखुसूस अभी हम पीपल्स पार्टी को डिस्कस करें, अभी मसूद ने भी एक पॉइंट रेस किया था कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टांस को अगर हम देख रहे हैं तो एक जानिब वो भुट्टो के मंशूर को दोहराने की बात कर रहे हैं, हम उसी सोच की सियासत कर रहे हैं ये भी कह रहे हैं, दूसरी जानिब वो बुजुर्गों की सियासत को टारगेट भी कर रहे हैं, चाहे नून लीग की सूरत में हो या फिर ओवरऑल डिस्कशन में हो। अब इन दोनों चीज़ों में हम जब कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, नौजवानों की क़यादत मैं खुद करूंगा, बुजुर्गों को टारगेट करना, पार्टी के अंदर की सूरत हाल को कौन बैलेंस करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इससे पहले जो मसूद साहब ने कहा और जो आरिफ चौधरी साहब ने चीज़ें कही, बिल्कुल वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है जो आज की ग्राउंड सिचुएशन है। अभी इस वक्त जनरली अगर आप पाकिस्तान का पॉलिटिकल कैनवस नीचे ज़मीन के ऊपर बिछाएंगी और उसके अंदर कोई चीज़ों को मिलाने की कोशिश करेंगी और कोई पॉलिटिकल लैंडस्केप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए कि इस वक्त हद दर्जे की लास्ट लिमिट की कन्फ्रंटेटिव पॉलिटिक्स हो रही है। क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है वो हमेशा अकोमोडेशन की तरफ जाती है या एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तरफ जाती है। यहाँ पे वो इस वक्त ग्राउंड पे वो सिचुएशन इसलिए मौजूद नहीं है कि तमाम पार्टियां जिनको अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए और जो नेचुरल तरीके से आना चाहिए, जिसके अंदर कोई कॉस्मेटिक्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर कोई मनूरेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, जिसको ये नहीं लगना चाहिए कि किसी एक शख्स या एक पार्टी को बैकिंग की जा रही है फ्रॉम द केयर टेकर गवर्नमेंट और एनी बॉडी। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हालात लोगों ने इसी तरह ओरिएंटेट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके कार से एक शख्स को पेस्टर किया जा रहा है, पेट्रोनाइज किया जा रहा है। अब जो बिलावल भुट्टो जो बात कर रहे हैं, अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे या किताब में पढ़ेंगे तो वाकई ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम है, इंसाफ की प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। मसूद साहब ने फरमाया कि कोर्ट ने एक पहले डिसीजन दे दिया है तो वो क्या करेगी। तो आजकल तो आप देख रही हैं कि अदालत के अंदर अदालतों के अपने डिसीजन जो हैं उसको अपनी ही अदालतें जो निगेट कर रही हैं। एक 5 जज का 5 जजों का बेंच एक फैसला देता है तो उसमें 6 जजों का बेंच बना दिया जाता है, अपने ही फैसलों को निगेट, जो इससे एक नई तारीख रकम हो रही है। और आने वाले दिनों में शायद कानून की किताबों में कुछ और थ्योरीज लिखी जाएंगी जो इससे पहले मौजूद नहीं थी। अब यहाँ पे पार्टियों की जो पोजीशन है, जैसे किस बयानिए पे खड़े हों, यानी कंफ्यूजन ये है कि क्या बयानिया अडॉप्ट किया जाए। अगर तो पीपल्स पार्टी, मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम में शामिल ना हुई होती तो मैं बिलावल भुट्टो की बात ज़रूर मानता, क्योंकि पीडीएम के दौरान जो करप्शन हुई है उसमें पीडीएम इज पीपल्स पार्टी इज इक्वल पार्टनर। अगर बेनज़ीर भुट्टो ये 13 सालों में किसी भी तरीक़े कार से शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो अपना केस है, शहादत का केस, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई थी तो मैं मान लेता या पीपल्स पार्टी असूलों पे खड़ी है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो एक बहुत पुराना केस है और जिसको तमाम दुनिया में लोग कह सकते हैं कि कह चुके हैं कि इट्स ए जुडिशियल मर्डर, अगर उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के दौर में कोई पेशरफ्त हुई होती और कोशिश की गई होती तो लोग मानते हैं कि हाँ भाई पीपल्स पार्टी ठीक बात कर रही है। अगर पाकिस्तान के अंदर जो मॉडल टाउन का जो केस था, 18 लोग जहाँ कत्ल हुए थे और पॉइंट ब्लैंक रेंज पे जिनको मारा गया था, उनके किरदारों को कोई सजा हो गई थी तो लोग मान लेते हाँ जी इंसाफ पाकिस्तान में डिलीवर हो रहा है। ये वो बैकग्राउंड है जिसके ऊपर आप एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी फाउंडेशन मौजूद नहीं है। और जब बगैर फाउंडेशन के आप बयानिया बनाते हैं और उसके अपोजिट जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसके अंदर एक्सट्रीम टर्मोइल होता है और वहां पे कोई कोहेसिवनेस, कोई अहम आंगी नजर नहीं आ रही होती, तो उसमें इस चीजों को डेवलप करना और लोगों को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भारन पार्टी को किस चीज को लेके चलना है। बिलावल भुट्टो यंग है तो वो यंग लोगों की तरफ जा रहे हैं, वो कहते हैं शायद मैं यंग जनरेशन के वोट को अपील करूं। जरदारी साहब जो है वो आपको पता है कि वो कहते हैं कि जी मैं जो पुराने लोग पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं,
पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी जो बहुत बड़ी नजरियात से चली है, लेकिन दुख की बात यह है कि लेकिन ब्रिगेडियर साहब मुख्तसरन आपसे, क्योंकि हमने स्विच भी करना है दूसरे टॉपिक पे, तो मैं मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगी, एक जानिब जिस तरह से बिलावल भुट्टो नौजवानों को एड्रेस कर रहे हैं ना, तो फिर गड़े मुद्दे उखाड़ने का तो कोई फायदा नहीं है। नौजवानों के मसाइल देखें, आने वाले वक्त को देखें और उसके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा मेरा ख्याल है कि वो किरदार अदा करना चाहिए उनको। अगर तो बैठ के कोई इन हाउस डिस्कशन हुई होती और उसके ऊपर कोई आपने मैंडेट बनाया होता, कोई आपने अपना मंशूर बनाया होता, फिर तो जो आप बातें कह रही हैं वो ठीक होती। लेकिन जब आपने अपने ओन पे ऊपर रन करना है और पार्टी के अंदर मुशावरत नहीं करनी और हर बंदे ने अपना ही बयानिया लेके चलना है, फिर तो ये आपको इसमें कोहेसिवनेस नजर आई। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त पॉलिटिक्स जो है वो कोई हम हांगी से नहीं चल रही, एक दूसरे से जुड़ के नहीं चल रही। बस ठीक है, जलसा हुआ, तकरीर की, इसीलिए तो बयानिया सेल नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, ये लोग इस चीज पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए कि जर्नल सिचुएशन भी ऐसी नहीं है, कि इलेक्शन की हालात ऐसे नहीं है कि लोग किसी पार्टी की बात पे यकीन करने को तैयार हों। आपको पता है नवाज शरीफ ने अपना आने के बाद बयानिया कितनी दफा बदला है, क्यों बदला है? लोग की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। जब इंसान की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती तो फिर आप भाई भले जो तकरीरें करते रहे, उन तकरीरों को लोग बाय नहीं करते हैं। बस इसी तरह आप इधर उधर करके अपनी चीज़ों को जो है वो सेल करने की कोशिश करते रहते हैं। उनके अंदर जो पुख्तगी होनी चाहिए, जो उसकी बेस होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आती है, वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। बड़ी अहम बात की ब्रिगेडियर सर आपने। अब हम जरा पब्लिक पोल को इस बुनियादी सवाल के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। क्या इंसाफ की बालादस्ती में रुकावट सिर्फ अवामी नुमाइंदे हैं? ये था हमारा बुनियादी सवाल। 43% को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक बात है, जबकि 57% ऐसा मानने से कासिर हैं। नाज़रीन, आज के दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से। उनका स्टांस भी हमें नज़र आ रहा है। कुछ जो हमने देखा कुछ अरसे कबल की अगर बात की जाए तो कुछ इख्तलाफात जन्म लेते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब से उनकी लंदन में मुलाकात होती है। उसके बाद हमें ये जेस्चर लगा कि शायद ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, बर्फ़ पिघल जाएगी। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन सिचुएशन हम देख रहे हैं उसमें शाहिद खाकान अब्बासी ना सिर्फ आने वाले इलेक्शन जो हैं वो ना लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, बल्कि साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं किया और ना ही राब्ता करने की उन्हें ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट खासी जो है ऑकवर्ड लग रही है ऐसे टाइम पे कि जब इलेक्शन सर पे हैं और तमाम रहनुमा जो हैं वो इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। तब शाहिद खाकान अब्बासी जैसा मंझा हुआ सियासतदान ये कह रहा है कि ना ही मैं इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो विलिंग हूँ और साथ ही साथ कोई मुलाकात नहीं करना चाहता, ना ही मुझे मुलाकात करने की ज़रूरत है। इन स्टेटमेंट्स को कैसे देख रहे हैं हमारे मेहमान? और एक ऐसा मंझा हुआ सियासतदान जिसके हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि आने वाले वक्त में वो किसी प्रोमिनेंट पोजीशन पे भी नज़र आ सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उनकी जो है वो पर्सनालिटी के हवाले से भी बहुत सारी बातें होती हैं कि शायद वो गवर्नरशिप में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं या फिर गवर्नरशिप उनको दी जाने की भी बातें की जा रही थी। तो ऐसे मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी का ये स्टांस कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए विलिंग नहीं है, क्या वो लीगी रहनुमा की हैसियत से इलेक्शन लड़ने के लिए विलिंग नहीं है? आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं आने वाले वक्त में? क्या कोई ऐसा ऐलान मुतवक्के है? उनके बेटे के हवाले से भी टिकट की बातें हो रही थी कि वो टिकट मांगा है उन्होंने अपने बेटे के हवाले से और शायद इसलिए वो नाला हैं। पार्टी से जो इख्तलाफात की बातें हो रही हैं उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं? क्या कोई पर्सनालिटी ऐसी है कि जिसकी बेस पे शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो लीगी जो है वो किरदार अदा नहीं करना चाहते हैं, लीगी रहनुमा की हैसियत से पार्टी का साथ नहीं देना चाहते हैं? पार्टी में तो वो हैं, अभी पार्टी से उनकी राहें जुदा नहीं हुई, लेकिन इलेक्शन ना लड़ने की बात खासी इस मौके पर ऑकवर्ड महसूस हो रही है। अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनका ओपिनियन ले लेते हैं। मसूद, आपसे गुजारिश करना चाहूँगी मैं, कैसे देख रहे हैं सारे सिनेरियो को? शाहिद खाकान अब्बासी का ये स्टांस कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए विलिंग नहीं है, नवाज शरीफ के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही मुलाकात करने के लिए वो विलिंग है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक बार फिर ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें दरअसल आमरीत पसंद हैं और पाकिस्तान के निज़ाम में इसी तरह की सियासी जमातें जो हैं वो सूटेबल पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून लीग हो। इससे हटकर अगर कोई जमात होती है जिसके अंदर इलेक्शन होता हो, जिसके अंदर जमहूरियत होती हो, तो वो अनफिट है पाकिस्तान में। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पोजीशन मरियम साहिबा को दी गई और उनका कोई एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त नहीं, कोई तालीमी काबिलियत कोई बहुत ज्यादा नहीं, कोई ऐसा उनके क्रेडिट पर चीज नहीं है
कि वो इस पोजीशन के लिए जो है वो पार्टी लेकर आती, पार्टी लेकर नहीं आई। उनके वालिद साहब ने ये फैसला किया और लंदन से ये बता दिया पार्टी को कि अब वो इस पोजीशन को होल्ड करेंगी। तो किसी भी ऐसे शख्स के लिए जिसने जद्दोजहद की हो, जेलें काटी हो, जो एक नजरिया रखता हो, गो के एक तवील अरसा उन्होंने गुजारा नून लीग के साथ, लेकिन इस वक्त उन्हें ख्याल आ गया और उन्होंने पार्टी क़यादत से इस पर इख्तलाफ किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। वो कहते हैं कि मेरी 35 साल की 40 साल की रफाकत है, लेकिन इसके बावजूद अगर नवाज शरीफ साहब उनको फोन नहीं करते, नहीं बुलाते, पार्टी मीटिंग में उनको नहीं बुलाया गया, तो ये किसी भी ऐसे शख्स के लिए बेहतर नहीं होगा, उसको अपनी बेइज्जती महसूस होगी और उसको यही फैसला करना चाहिए। आप देखेंगे मिफ्ता इस्माइल को किस तरह से हटाया गया था, आप उधर देखेंगे नवाज खोकर के साथ क्या गया पीपल्स पार्टी में। तो इन जमातों में आवाज उठाना, बात करना ममनू है। जमहूरियत पसंद जमातें नहीं है, ये आमरीत पसंद जमातें हैं। तो यही साबित होता है अच्छा मसूद, आपसे गुफ्तगू का आगाज करने का मकसद ये है कि जो हमारा पहला टॉपिक था उसमें आपने एक बात रेज की थी कि पार्टी के अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो हमें बहुत उभरते हुए दिखाई देते हैं, किसी भी पार्टी की हम बात करें। अब जब नून लीग के स्टांस की हम बात करते हैं, जब आपसी इख्तलाफात ही नहीं ख़त्म होंगे तो फिर आवाम को क्या मैंडेट सामने लेकर आएंगे, आवाम की बात कौन करेगा, आवाम के मसाइल कौन हल करेगा। और ओवरऑल अगर मुल्की सिनेरियो में बात करें तो फिर इस वक्त हम मईशत के बहरान को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बेरोज़गारी है, महंगाई है, इन सब चीज़ों को, इन चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे जब अपने इख्तलाफात ही नहीं ख़त्म होंगे। तो देखिए, ये तो दोनों पार्टियों की तरफ से कहा जा चुका ना कि हमारी बात हो गई है, बात हो गई है, लेकिन जैसा हमने जिक्र किया पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात का कि एक घर में बाप बेटे के इत्तेफाक मौजूद नहीं है, दोनों एक दूसरे की सियासत को निगेट कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम बात करते हैं नून लीग के लोगों से तो एक वाज़ेह तफरीक वहां मौजूद है। एक ग्रुप मरियम साहिबा का है, एक शहबाज साहब का है। तो वहां पर ये चीज दबी हुई सामने तो महसूस हो, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात इतने जबरदस्त हैं कि जब मरियम साहिबा कहीं किसी जलसे में शिरकत नहीं करती थी तो वो ग्रुप जो मरियम साहिबा के साथ है, नवाज शरीफ साहब के साथ है, वो उस जलसे में, उस गैदरिंग में शामिल नहीं होता था। और ये बहुत ही खतरनाक बात है। जैसा कि आपने कहा कि मुल्क के चैलेंजेस जो हैं वो बड़े जबरदस्त किस्म के हैं, लेकिन ये जहन में रखिए कि आने वाला जो सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें जिस तरह की हुकूमत बनती नजर आ रही है, अगर इलेक्शन हो और एक हंग पार्लियामेंट आती है और उसमें नवाज शरीफ साहब को अगर मुंतखब किया जाता है, क्योंकि मुझे अभी भी इस पर खासे डाउट्स मौजूद हैं, मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब किया जाएगा। सही। तो शहबाज शरीफ साहब का तकिया किस पर होगा? MQM पर, बाप पर, तहरीक इस्तेहकाम पर। तो ये वो जमातें हैं जो खुद ओन करती हैं कि हम फैसला करते हैं मुख्तदर हलकों की रजा की रजामंदी पर, जैसा वो समझते हैं वैसा फैसला करती हैं। तो जब ये फैसला करने पर आएंगे, कोई सख्त फैसला करने पर आएंगे, तो ये नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में इकोनॉमी हो, खारजा मामलात हो, दीगर मामलात हो, जो इस वक्त तक तसलसल है वो जारी रहेगा और आने वाली हुकूमत के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक हो गया। तो मसूद कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आएंगे। सर, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, तो क्या यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि मरियम नवाज वो वाहिद वजह है, चाहे मिफ्ता इस्माइल के हवाले से बात कर लें, शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से बात कर लें, या माजी की अगर थोड़ी सी और डिस्कशन करें और चौधरी निसार की जो है नाराज़गी को हम डिस्कस कर लें, तो मरियम नवाज ही वो वाहिद रीज़न है या इसके अलावा भी कोई वजूहात हो सकती हैं इनके इख्तलाफात की? मौरूसियत पसंदी, मौरूसियत परस्ती, जिसका ना इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट है और ना कहीं पे भी गवर्नेंस में कोई कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की सियासत को ले डूबी। और आज जो आप कुछ देख रही हैं उसमें जो पार्टी के अंदर से जब आवाज़ उठती है तो उसको बर्दाश्त करने की काबिलियत या बर्दाश्त करने की सकत किसी के अंदर भी नहीं है। और यही मौरूसियत है जो इन पार्टियों के अंदर परफॉर्मेंस को जन्म नहीं लेने देनी। क्योंकि कभी किसी का ख्याल आता है कि मैं खलीफा बन जाऊं, कभी किसी का ख्याल आता है कि मैं ये ओवरऑल बन जाऊं, कभी ख्याल आता है कि मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे भतीजे वो ही बस इस मुल्क को चलाते रहे और वही इस मुल्क के हकदार हैं। तो इस तरह सियासत चलती नहीं है। इसने एक दिन डूबना है। अगर आज नहीं डूबेगी, आधी तो अब डूब चुकी है। चौधरी निसार क्यों बाहर गए? अभी लतीफ़ खोसा साहब गए, चौधरी एतजाज़ साहब अपने एक्सप्रेशन का क्यों इजहार कर रहे हैं
इससे पहले मिफ्ता इस्माइल को किस तरह निकाला गया। तो ये, और मिफ्ता इस्माइल को निकाल के मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या फरमाया, उन्होंने इसहाक डार के बारे में क्या कहा कि निहायत ही निकम्मा आदमी है जिसको आप लेके आए कोर्ट मुफ्ता इस्माइल, लेकिन उनको लाया गया। उसने क्या किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी का किस तरह बेड़ा गर्क हुआ आपके सामने है। पीडीएम की हुकूमत में क्या हुआ आपके, ये कोई ऐसी चीजें तो नहीं है ना ढुकी छुपी है, दे आर दी राइटिंग ऑन दी वॉल, हर एक शख्स इसको पढ़ रहा है। तो ये जो चीज अब शायद खाकान अब्बासी हो गए या चौधरी निसार हो गए, चौधरी निसार एक अरसे से मुस्लिम लीग के अंदर आते चले आ रहे हैं, आपको पता है उनकी फैमिली मुस्लिम लीग के अंदर थी, लेकिन उनको साइड ट्रैक कर दिया गया। उसके बाद अभी शायद खाकान अब्बासी की आपको पता है उनकी सिस्टर हैं, बड़ी पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनके फादर जो है एयरफोर्स में थे, जॉर्डन में भी वो रहे, पाकिस्तान में भी उन्होंने बिजनेस किया। एक उनकी लेगेसी है जो चली आ रही थी। उनकी बहन है सादिया अब्बासी, वो सेनेट की मेंबर है और शी इज लॉ क्वालिफाइड बैरिस्टर भी हैं, और उनकी तकरीरें भी आप सुने उन्होंने, तो उनसे एजुकेशन की और तालीम की झलक। लेकिन यहाँ पे तालीम की रिस्पेक्ट कोई नहीं है, विजन की रिस्पेक्ट कोई नहीं है, मुस्तकबिल में देखने वाले की इज्जत नहीं है। यहाँ इज्जत उसकी है जो जूते चाट सकता है, जो पीछे बैठ के तालियां बजा सकता है, जो आपके बुरे को गलत को सही कह सकता है, जो हर किस्म की लफाजी में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर आप इनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो मौरूसियत को चैलेंज करेंगे, तो फिर आपकी पार्टी में जगह नहीं है। और ये एक पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ये सारी पार्टी से रिलेटेड है। अब आपको JUI का याद है, आपको वहां से फजलुर रहमान से 2 मौलाना साहब ने ऐलान किया था, निकले थे वो से, तो क्या वहां पे JUI में दोबारा इलेक्शन हो गए? क्या पीपल्स पार्टी में इलेक्शन हो गए? अब अगर आप उसमें रेलेवेंस में देखें तो भुट्टो साहब का और जरदारी साहब का ताल्लुक सिर्फ इसलिए बनता है ना कि बेनजीर भुट्टो के शौहर थे, तो बेनजीर भुट्टो की तो शहादत हो गई, तो इसके बाद पार्टी में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे। जरदारी साहब किस तरह सदर बन सकते हैं, उनका तो कोई लीडर की हिफाजत। तो बात यह है कि ये जी चीजें हैं, ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर को कभी भी डेवलप नहीं होने देंगे। अच्छा सर, 3 अहम बातें आपने की हैं, उन पर इन डिटेल हम आरिफ चौधरी साहब से भी जानेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है, उन्हें क्या लगता है, ये पार्टीज में इख्तलाफात की वजूहात क्या हैं। अभी एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब नाज़रीन हमें बढ़ना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जहाँ एक जानिब हम पार्टीज़ के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को देख रहे हैं कि क्यों इतने इख्तलाफात हमें सियासी रहनुमाओं के दरमियान नज़र आते हैं, वहीं मौरूसियत को डिस्कस किया जा रहा है। क्या इसकी वाहिद रीज़न मौरूसी सियासत है, या फिर एक और चीज़ जो हमने अपने दोनों एनालिस्ट की गुफ्तगू से हमने एनालाइज़ की है कि एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, वो है जनरेशन गैप। बुज़ुर्गों को जहां एक जानिब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बुज़ुर्ग और सीनियर सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं यंगस्टर्स शायद ये चाहते हैं कि अब हमें एक्सपीरियंस करने का मौका दिया जाए, हम अपने नज़रिए से दुनिया को देख रहे हैं, हमारा एक अपना विजन है, हमारा एक अपना स्टांस है, अब वक्त दिया जाए कि हम इसको जो है तजर्बा कर सकें इसका। तो अब इसको हम डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले भी आपसे यही जानना चाह रहे थे, मैंने कहा था कि इन डिटेल हम ये डिस्कस करेंगे आपसे। सर, मौरूसियत, जनरेशन गैप, अब हमारा वक्त है, हमें हमारे मुताबिक देखने दें, क्यों हमें पार्टीज़ में इतने इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं? दोनों पार्टीज़ को इस वक्त हम डिस्कस करें, पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी। एक पहलू जो है उसकी तरफ बड़े खूबसूरत तरीके से मसूद रजा साहब ने और ब्रिगेडियर साहब ने उसकी वजाहत कर दी। मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि मौरूसियत की जो सियासत होती है उसमें कोई अनक वाला, इज्जत वाला, अना वाला या अपना कद काट और अपनी राय रखने वाला साहिब राय शख्स जो है उसका इस तरह चलना उसके लिए मुश्किल होता है, और कहीं ना कहीं उसके लिए उसकी अना और गैरत वो रास्ते में आती है। ऐसी पार्टियों में सिर्फ वो लोग चल सकते हैं जिनको बिल्कुल मफाद अजीज हो कि वो हुक्मरान के सामने और पार्टी के हेड के सामने नाचते रहे, डांस करते रहे, उसकी बांसुरी पे वो उसकी ट्यून पे रक्स करते रहे, तो वो सिर्फ वही लोग चल सकते हैं। दूसरा एक और पहलू भी है इन सब लोगों के लिए, वो भी मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। वो पहलू ये है कि इस वक्त सियासत अब इनके इख्तियार में नहीं रही। हर शख्स जो है उसे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान बदल चुका है। पाकिस्तान में एक वक्त था कि जब इशारा होता था तो लोग कहते थे कि बस ठीक है जी, अब तो वो उन्हें पहले ही प्रोटोकॉल मिल गया और वो हुक्मरान बनने वाले हैं। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा कि फौरी तौर पर वो सारे लोग जो है वो
तब्दील हो जाते थे और वफादारियां बदल देते थे, 1 मिनट एक लगता था। और अब सूरत हाल ये है कि वो दौर चला गया, इशारे ही नहीं बल्कि वाज़े तौर पर लोगों को मारा जा रहा है, उनके साथ आखिरी हद तक जाया जा रहा है। इसके बावजूद वोटर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। वोटर जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं कि किसी लाडले को या किसी को, वो अपनी मर्जी से वोट देना चाहता है और अपनी मर्जी से हुकूमत बनाना चाहता है। लिहाजा ये लोग जो हैं ये नब्बाज हैं, ये जिनका आपने नाम लिया, ये लोग देखते हैं सियासत को और इनकी नब्ज है, पे हाथ है इनका। ये देख रहे हैं कि अब सियासत जो है वो नवाज शरीफ के इख्तियार में नहीं रही, अब ये सियासत जो है मौरूसियत के इख्तियार में नहीं रही। अब मामला ये है कि लोगों के सामने जब जा रहे हैं तो इस तरह के बयानी के साथ और इस तरह के बैगेज के साथ जाना, हर शख्स जो इज्जत वाला है वो समझता है यार ये बहुत मुश्किल है। आप किस तरह लोगों को फेस करेंगे कि आपने लोगों के यानी ऊपर होने वाला जुल्म, उनके फंडामेंटल राइट्स जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, उनको आप तबाह करके और फिर उस तरह लोगों को भूख के मार के, उनके मुंह से निवाला छीन के और उनको कोई आपने कसर नहीं छोड़ी कि जिससे कोई लोग सांस अपना सुख का ले सके। और इसके बावजूद यानी आप तवक्को करते हैं कि लोग जो है वो कहेंगे कि जी बल्ले बल्ले जी नवाज शरीफ साहब आ गए। साहब यहाँ एक और सवाल भी बहुत अहम है कि जहां हम मौरूसियत को डिस्कस कर रहे हैं, जमहूरियत के कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, जमहूरियत के कानून की बात करते हैं, तो क्या वो मौरूसियत को या मौरूसी सियासत को सपोर्ट करता दिखाई देता है? आइन इस हवाले से कितना सपोर्टिव है या आइन हमें क्या आगाही देता है? मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप इसको भी डिस्कस करें। वो बुनियादी तौर पर चोजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए हुकूमत चलाने का नाम है, इसे जमहूरियत कहते हैं। और चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनका चूज करने का इख्तियार आम आदमी के पास है, जो पाकिस्तान में चाहे कितना गरीब है, जिसका वोट है वो शख्स इख्तियार रखता है कि जिसको चाहे वो वोट दे और जिसको वो वोट दे वही हुकूमत में आए। ये वो राइट है, फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 17 देता है और फिर उसके बाद बाकी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इसकी सपोर्ट में मौजूद है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। लेकिन मौरूसियत का तो जरा बराबर आप समझे कि कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है आइन के अंदर। कोई शख्स जो है अपनी मर्जी से जानशीन नहीं बना सकता। उसकी वजह यह है कि वो जानशीन लोगों ने फैसला करना है कि वो किसे वोट देंगे। ये मौरूसियत वाला कॉन्सेप्ट जो है ये तो दकियानूसी वो है कि जिसको बिल्कुल एक जाबर, जालिम और फासिक शख्स जो है वो अपने इख्तियार। तो सर क्या कानून इस बात की इजाजत देता है कि एक आम आदमी जिसके हम जमहूरियत में इतना बड़ा किरदार देख रहे हैं वो इस मौरूसियत को चैलेंज कर सके? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं कि चैलेंज तो आपने लोगों ने किया हुआ है, उनका तो तरीकेकार यही है, चैलेंज उन्होंने करना वोट के जरिए। बाकी तो जो अशराफिया है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर नीचे तक सारे तुले हुए हैं कि लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रहे और अपने हाथ को जो उनके इख्तियार में है वो पूरा उनके साथ कर रहे हैं। आप मुझे देख लें, अदालत में मैं भी होता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में, मैंने ये कभी नहीं देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर मोस्ट जज जो है वो कहे कि जनाब ये ह्यूमन राइट्स कहाँ से आ जाते हैं दरमियान में और कर जो करना है। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं यही वो राइट्स हैं जो मौरूसियत के खिलाफ है, जो मौरूसियत की नफी करते हैं। तो जब अगर आपका सीनियर मोस्ट जज जो है वो ह्यूमन राइट्स को कहे कि जी रास्ते में क्यों आ जाते हैं और कर लो जो करना, मैं बैठा हूँ, यानी फंडामेंटल राइट्स तो ये है कि जनाब जिससे आपको इंसाफ की तवक्को ना हो उस पर आप अगर शक करते हैं, कहते हैं कि जनाब आप इस मेरे केस का फैसला ना करें, तो वो फौरी तौर पर उससे अलग होता है। अगर ये सारा कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि रास्ता हमवार किया जा रहा है एक आमरीयत के लिए, और वो आमरीयत बेसिकली सफेद कपड़ों में आनी चाहिए ताकि उस पे ये वर्दी की छाप ना हो और लोग ये ठीक हो गया। आरिफ चौधरी साहब आपने अपना ओपिनियन शेयर किया। मसूद आपसे कंटिन्यू करना चाहेंगे, जहां हम बात कर रहे हैं पार्टी के अंदर इन इख्तलाफात की, कॉन्फ्लिक्ट्स की, सीनियर मंजे हुए मेच्योर सियासतदानों के साथ जो ताल्लुकात या उनके साथ जो इख्तलाफात रेज हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है आपकी नज़र में? क्या वही जनरेशन गैप को आप समझते हैं कि ये वाहिद कसूरवार है या फिर हम ये ब्लेम मौरूसियत को ही देंगे? नहीं, इसके लिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे पॉलिटिकल एलीट है इसका आवाम से ताल्लुक नहीं है। ऐसा ही है, ये गैप है, बहुत बड़ा गैप है।
ये नहीं समझ पा रहे कि एक आम आदमी की सोच क्या है। क्योंकि ये जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिन हालात में रहते हैं, जिस क्लास से ताल्लुक रखते हैं, उसका एक आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप एक कोट पहनते हैं 5 लाख 6 लाख का, आप एक हैंड बैग लेते हैं लाखों रुपए का, शूज आपके लाखों रुपए के होते हैं, और आप उस फॉर्म से मुखातिब होते हैं जिसमें इस वक्त 10 करोड़ लोग जो है गुर्बत से नीचे हैं, 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। ये पाकिस्तान में चलते फिरते नहीं है, पाकिस्तान के फुटपाथों को इस्तेमाल नहीं करते, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करते, पाकिस्तान की मेडिकल सिस्टम पर इनका एतमाद नहीं है, पब्लिक प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर इनका एतमाद नहीं है। ये लंदन में जाकर, अमेरिका में जाकर, दुबई में जाकर इलाज करवाते हैं। तो ये आवाम को नहीं समझ पाते, इसलिए ये जिस तरह के फैसले करते हैं ये समझते कि नहीं चाहते, इनके पास इख्तियार कुल है। इनके बच्चे जो हैं वो दुनिया की महंगी तरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़कर आने के बाद वो उस बिजनेस को संभालते हैं जो कैप्चर इलीट, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना तखलीक पाती है, यानी कि वो पैसा जो हम सब टैक्स के नतीजे में जमा करते हैं या कर्ज लेते हैं, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मुख्तलिफ टैक्स में, वहां चला जाता है। ये काम नहीं करते, ये बिल्कुल पढ़कर आते हैं, और पढ़कर आते हैं इसलिए कि 2 नंबर ही करें पाकिस्तान में आकर। तो बदकिस्मती से एक ऐसा निजाम किया है कि हमारी जिस तरह की एक लीडरशिप होनी चाहिए, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स पर पाबंदी है, नए लीडर्स निकल कर नहीं आते, और सियासत को बहुत महंगा बना दिया गया है, बहुत ज्यादा इसमें हर्डल्स हैं। मसूद साहब, बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से अभी मसूद साहब कह रहे हैं कि नए लीडर्स निकल कर नहीं आते, निकल कर आते नहीं, आने नहीं दिया जाता। जो लीडरान, जो सियासी रहनुमा इक़्तिदार में हैं, वो आम आदमी की हालत ज़ार को समझ नहीं सकते या समझना नहीं चाहते। सर मुख्तसरन कमेंट करें प्लीज़। सिर्फ इतना कहूँगा कि जो मौरूसियत जो होती है ना, ये इट इज़ रिलेटेड टू डिक्टेटरशिप, और डिक्टेटरशिप सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं होती। जब आप उसकी रोमन्स के हिसाब से डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो डिक्टेटरशिप कैन बी बाई अ स्मॉल क्लीक आल्सो, चंद लोगों को आप जमा कर लेते हैं। यही पार्टियों के अंदर इंटरनल डिक्टेटरशिप है, इंटरनल आमरीत मौरूसियत के साथ मिली हुई है। 4 लोगों को मिला के आप पार्टी चलाना चाहते हैं। दूसरी बात जो आपने की कि नई लीडरशिप क्यों नहीं आती, नई लीडरशिप ना आने का सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं लेके जाऊंगा जनरल ज़ियाउल हक के दौर पे और सदर प्रेसिडेंट अयूब के दौर पे। प्रेसिडेंट अयूब ने अब्डो लगा दिया था, 40 के 50 सियासतदान थे, उनको अब्डो के जरिए ख़त्म कर दिया गया था। उनमें से जो प्रेसिडेंट सदर अयूब से राजी हो गए वो सियासत में आ गए। जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में यूनियन जो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स यूनियन थी उन पर पाबंदी लगा दी गई। अब कॉलेजेस वो अदारा होते हैं, स्टूडेंट्स यूनियन दुनिया में वो अदारा होती हैं। आप ऑक्सफोर्ड जाके देख लें, बाकी जगहों पे जाके देख लें, अमेरिकन, जहाँ से नई लीडरशिप इमर्ज होती है, वो कॉलेज के प्रेसिडेंट बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी बनते हैं, ग्रो करते हैं। उनमें से बहुत सारे जो प्रोफेशन में जाते हैं, बहुत सारे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। उनकी हो सकता है उनकी खानदान में भी पॉलिटिक्स हो, क्योंकि आप देखिए मौरूसियत आपको अमेरिका में भी नजर आती है, लेकिन अगर जॉर्ज बुश का बाप इलेक्ट होता है तो उसका बेटा कोई 6ठी टर्म में आके इलेक्ट होता है, फिर अगर वो कंटिन्यू अच्छी पॉलिसीज करता है तो 2nd टर्म के लिए इलेक्ट हो जाए। तो वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन जहां से आपकी नर्सरी बननी है लीडरशिप की, वो याद रखिएगा वो लीडरशिप की नर्सरी बननी है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से। और जब अगर आप उसकी पॉलिटिक्स पे पाबंदी लगाए रखेंगे तो यही वजह है कि नए लीडर सामने नहीं आते। फिर दूसरी लीडरशिप बनती है बेसिक डेमोक्रेसी से, जो कॉन्सेप्ट दिया था जनरल मुशर्रफ ने। आपने अब देखिए एक आर्मी रूल में तो बेसिक गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें बहुत सारे लोग उभर के सामने आए, जो आज भी आपको नजर आते हैं। बहुत सारे नए मेयर्स इलेक्ट हुए, बहुत सारे लोग इलेक्ट हुए जो टाउन कमेटीज में इलेक्ट हुए। वो अगर ग्रो करते तो वो आगे अपनी उसमें चलते, लोकल बॉडीज में चलते, फिर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते। हमारी सियासी पार्टियों ने आके वो बेसिक डेमोक्रेसी, वो जो आया था ना लोकल गवर्नमेंट का, वो खत्म ही कर दिया। अब भाई जब आप लीडरशिप के ग्रोइंग सिस्टम को पॉलिटिकल पार्टीज खत्म कर देंगी, क्योंकि उनकी चैलेंज होती है, तो पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप का फुकदान होगा या नहीं होगा? ये तो बहुत ट्रेजिक सिचुएशन है। इस वक्त बहुत दुख की सिचुएशन है कि नवाज शरीफ तीसरी दफा, चौथी दफा, जरदारी, यार ये इन्होंने ठेका लिया हुआ लीडरशिप पाकिस्तान को रूल करने का। क्यों नहीं मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लीडरशिप ले सकते हैं,
पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो लीडर, एएनपी के साथ अंदर बहुत सारे लोग हैं लीडरशिप के टियर पे आ सकते हैं, लेकिन नहीं आने दिया जाता। अगर आप इसको चैलेंज करेंगी थ्रू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड थ्रू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज की लीडरशिप से उभारेंगे, तब तो आपको यहाँ पे नजर एक पॉइंट ये भी रेज होता है, क्या जमात इस्लामी जमहूरी जमात है? ब्रिगेडियर साहब आपसे ही जानना चाह रही हूँ सर। जी, मेरे सवाल आपका आया नहीं मेरे पास। जमात इस्लामी जमहूरी जमात है आपकी नजर में? जमात इस्लामी का एक करैक्टर तो आप उनको एक क्रेडिट देंगी ना कि वो अपने इलेक्शंस करते हैं और उनके अंदर जो लीडर चलता है वो इट हैज बीन इलेक्टेड बाय देयर शूरा या बाय देयर पार्टी। उसके बाद अब जमात इस्लामी की वही, फिर उसको देखिए जो जमीयत तुलबा इस्लाम यूनिवर्सिटीज में होती थी जहां से उनकी लीडरशिप ग्रो करके सामने आती, वो भी खत्म हो गई। तो अब तो अंदर से वही लोग हैं जो रोटेट करते रहेंगे, जो 60 साल से 70 साल से 80 साल से ऊपर चले गए। तो बात यह कि यंग ब्लड का लीडरशिप टियर में आना बहुत जरूरी है। मतलब हर जगह यंग ब्लड चाहिए होता है, आपको अपनी मीडिया में यंग ब्लड चाहिए। वो किस तरह होता है? लेकिन सर यंग ब्लड का ये जरूरी नहीं है कि अगर वो लीडरशिप में आ रहे हैं तो वो मैच्योर सियासतदानों को, मंझे हुए सियासतदानों को, जो सीनियर सियासतदान है उनको क्रिटिसाइज करें। वो उनके एक्सपीरियंस से सीखते हुए आगे हैं। वो उनके अंडर ट्रेनिंग रहेंगे। क्रिटिसाइज करना, पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर इकोनॉमी में 2 + 2 4 नहीं हो रही और किसी ने हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है और वो कहेगा कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, तो वो उसमें कोई कदगन नहीं है। अकोमोडेट करना चाहिए नए आइडियाज को। बिल्कुल सर, बजा फरमाया आपने। हम इस बुनियादी सवाल के हवाले से हम शाहिद खाकान अब्बासी को डिस्कस कर रहे थे, उनकी स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे थे और हमारा बुनियादी सवाल ये था कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी का नून लीग से इख्तलाफात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, उसकी वजह मरियम नवाज शरीफ है? 95% को ऐसा ही लगता है, जबकि 5% ऐसा नहीं मानते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करेंगे। हल्का बंदी चैलेंज करने की दरख्वास्त खारिज, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार की बुनियादी अहलियत की तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं। मुल्क में इंतखाबी अमल का आगाज़ हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी का इजरा भी शुरू कर दिया है। अब सवाल ये रेज होता है कि इलेक्शन की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन का जो इनेकाद है उसको यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। तीनों मेहमानों से यही सवाल होगा, उनकी सजेशंस पर मबनी हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आरिफ चौधरी साहब, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि जहां एक जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा जा रहा है कि किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, वहीं सवाल ये भी उठता है कि इलेक्शन की शफाफियत बरकरार रखने के लिए आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन का इनेकाद हो सके, इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए और कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट इस बारे में कि किसी को भी इंतखाबात में ताख़ीर का बायस नहीं बनने देंगे, या नहीं बनना चाहिए, इसकी इतनी बड़ी कीमत पाकिस्तान चुका रहा है और चुकाएगा कि जो हम सारे दोस्त, मैं दुआ करता हूँ कि हम ना चुकाएं। उसकी वजह यह है कि कोई शख्स अगर ये कहता है कि भाई मेरे इलेक्शन में मेरे राइट्स हैं और मुझे इख्तियार है कि ये मैं चैलेंज कर सकूं कि ये जो आरोप है या डी आरोप है ये इलेक्शन में जानबदारी का मुजाहरा करेंगे, कि ये सारे के सारे वही इंतजामिया है जो आज इस क्रश कर रही है पीटीआई को, जुल्म कर रही है एक पार्टी पर, और आप कहते हैं कि आपकी मजाक कि आप ये इलेक्शन को मतलब कराने की कोशिश, और वही अदालत का नोटिस दे, और उसके बाद मुस्तक़बिल के बयानिया, यानी क्या किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि इलेक्शन की शफाफियत पर अगर वो इतराज करना चाहता है तो वो इतराज करे, और उसका इलाज करना, क्या ये इलेक्शन को मुलतवी कराने के मुतरालिफ होगा? क्या दुनिया में ऐसा होता नहीं है, या पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा नहीं होता रहा कि लोग कहते रहे, और इसी ये फोरम है कि अगर फर्ज करो हल्का बंदियां जो है वो गैर जानबदाराना से नहीं बनी और आपने दयानतदारी से नहीं काम किया, गैर जानबदारी आपने उसको बिल्कुल लोगों के कहने पर, हुक्म किसी के इशारे पर ये सब कुछ कर दिया है, उसे चैलेंज करने का भी किसी को इख्तियार नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आपने एक तयशुदा मंसूबे के तहत 8 फरवरी को एक काउंट किस्म का इलेक्शन करवाना है, जिसमें आज तक इनके ज़हन में ये तो नहीं आया
कि ये जो लोग हैं जो जेलों में पड़े हैं और ये जो इस वक्त इमरान खान जेल में बैठा है या बाकी उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके साथ जो किया जा रहा है, ये तो फंडामेंटल उनका इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली उन्हें रोका जा रहा है। तो इसका इलाज किसने करना है? यानी अगर वो ये कहे कि जनाब हमें ग्राउंड खेलने की इजाजत दी जाए, हमें मैदान में उतरने की इजाजत दी जाए, तो ये भी इलेक्शन को मुलतवी कराने वाली बात होगी और ये उनकी साजिश होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बयानिया, ये ऑब्जर्वेशन, ये स्टैंड पॉइंट एक तरफ, लेकिन इलेक्शन का फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट होना बड़ा जरूरी है और ये जिम्मेदारी थी हमारी जुडिशरी की। और जुडिशरी जो रोल प्ले कर रही है, मैं नहीं समझता कि वो इस कदर बहुत काबिल कदर है या हमें उस पर फख्र होना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि हर मामले में जहां लोगों के यानी इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया उसे तो आपने पूछा नहीं है। आपने यानी उस शख्स को जिससे एप्लीकेशन दी थी उसे तो नोटिस दे दिया, तो इन्हें अदालत का इलेक्शन कमीशन और वो पोलिटिकल पार्टी आपने थी जिन्होंने हुक्म नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन और 90 दिन के अंदर इंतखाबात निकले, उन्हें आपने पूछा नहीं है। और सारी बात जो है इस तरह मैं समझता हूँ कि नहीं चलती। इसके लिए अदालतों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और ये है कि ठीक हो गया सर, आपने सजेशंस दे दी हैं। मसूद, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अब हम बात करें इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से, इसकी प्योरिटी, इसकी ट्रांसपेरेंसी, आज़ादाना, मुनसिफाना, फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद कैसे मुमकिन हो सकता है? आरिफ साहब ने बड़ी सील के साथ और जो गुफ्तगू की है 100% इससे इत्तेफाक करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये बार बार कहना कि पत्थर पे लकीर और फिर अपनी हाई कोर्ट के फैसलों को इस तरह मुअत्तल करना, क्या इस पत्थर की लकीर की वजह से एक आम आदमी के जो आईनी हुकूक हैं मुअत्तल हो चुके हैं? उसको कोई हक नहीं है कि वो जाए और इंसाफ लेने की कोशिश करे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और इस तनाजुर में जब एक एक चीज को इतनी माइन्यूटली सुप्रीम कोर्ट देख रही है, चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं, देखिए आरिफ साहब, देखिए क्यों उनको नजर नहीं आ रहा कि जो गिरफ्तारियां हैं, एक के बाद एक मुकदमे हैं, जमानतें होती हैं और फिर दूसरे किसी मामले पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ तो एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक सियासी जमात को कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं है और एक तरफ दूसरी सियासी जमात को हर तरह की सहूलत मौजूद है। एक तरफ केसेस खत्म किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ केसेस बनाए जा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में ये बहस हो रही, हर जगह जबान ज़द आम है कि इलेक्शन शफाफ होंगे कि नहीं होंगे, क्या तहरीक इंसाफ को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कहीं मौका मिलता नजर नहीं आ रहा। अभी तक ये भी तय नहीं है कि इनको बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इलेक्शन में होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे माहौल में होने वाले इलेक्शन शफाफ हो ही नहीं सकते। तो इलेक्शन कमीशन को इसकी फिक्र है, ना निगरान हुकूमत को इसकी फिक्र है और ना ही बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन निगरान वजीर आजम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का इनेकाद भी जरूर होगा और नताइज से मुतालिक कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। देखिए उनके कहने से क्या होता है, इस वक्त मुल्क में बहस क्या हो रही है, आखिर तहरीक इंसाफ को वर्चुअल जलसा करने की जरूरत क्यों उसकी टॉप लीडरशिप जलसे में मौजूद नहीं थी, क्यों उसके लोग गायब हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और फिर गोशराचीन हो जाते हैं। क्यों उनकी लीडरशिप ऐसी है, एक तवील मौजूद है जो इस वक्त अंडरग्राउंड है। तो ये एक माहौल तो है। अगर 9 का मामला था तो 9-10 मई के मामले पर जिन लोगों ने किया आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, आप उन पर केसेस चलाएं, आप उनको सजा दें, आप उनको लटका दें, जो करना है आप करें, लेकिन आप एक पूरी पार्टी को बंद कर दें तो उसका नतीजा ये है कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ से इत्तेफाक नहीं करते थे वो भी उनकी भी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के साथ जा रही हैं। जितना दबाने की कोशिश की जाती है उतना ज्यादा तहरीक इंसाफ को मदद मिल रही है इससे। और ये आप इलेक्शन कराते हैं, क्या मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा? आने वाली हुकूमत जो है उसने फिर प्रोग्राम में जाना है, मजीद टैक्स लगाने हैं, मजीद सख्तियां होनी है। तो आम आदमी उसको क्यों कबूल करेगा जिसने उस हुकूमत को मुंतखब ही नहीं किया? बिल्कुल ऐसा ही है। मसूद, आपकी ही बात को कंटिन्यू करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, अभी मसूद जिस तरह से बात कर रहे थे कि एक जानिब जहां हम बात करें कि आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद कैसे यकीनी बन सकता है, उसके लिए क्या सजेशन है, तो दूसरी जानिब ये भी देखना है कि आने वाला वक्त क्या इंडिकेट कर रहा है। क्या हुकूमत की तब्दीली से आम आदमी की ज़िंदगी में भी कोई मौशी तब्दीली रोनुमा हो सकेगी, नहीं हो सकेगी? सर, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? जो मसूद ने बात की है ना, वो आपकी फ्यूचर को भी रिफ्लेक्ट कर रही है।
और फ्यूचर को रिफ्लेक्ट इसलिए कर रही है कि अगर लोगों को आप कॉर्नर करेंगे, पार्टीज़ को कॉर्नर करेंगे, तो आप हाउ कैन यू से कि इंतखाबात जो है वो मुनसिफाना होंगे। मैं इसके अलावा पार्टियों को छोड़ के आपसे एक छोटी सी अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि कल आर्मी चीफ ने अमेरिका में खिताब किया पाकिस्तानियों से। उन्होंने वहाँ 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, 3 C's का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है करेज, कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर। ऐसे ही। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इनमें से 2 चीज़ों को मुझे छोड़ना पड़े तो मैं करेज और कॉम्पिटेंस को छोड़ दूंगा, आई विल अडॉप्ट कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब है किरदार। बिल्कुल। किरदार इंडिविजुअल से ही रिलेट नहीं करता, किरदार अदारों से भी रिलेट करता है, डेफिनेटली। और किरदार निगरान हुकूमत से भी रिलेट करता है। तो अगर तो आपने फ्यूचर का इलेक्शन देखना है या फ्यूचर के इलेक्शन के रिजल्ट देखने हैं, तो मेरी नज़र में आप इस निगरान हुकूमत का किरदार देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन का किरदार देख लीजिए, और जो आरिफ चौधरी साहब ने फरमाया अपना डीसी के बारे में उनका बिहेवियर, उनका किरदार देख लीजिए। क्या ये तीनों चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनके साथ कॉम्पिटेंसी को शामिल किया जा रहा है? बिल्कुल। हकायक ग्राउंड के ऊपर क्या है? क्या वो किरदार को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? निगरान हुकूमत के किरदार को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? अब निगरान प्राइम मिनिस्टर के कहने से तो कुछ नहीं होता। उनको तो मतलब है वो उन्होंने टाइम ब्रैकेट ली हुई है अपनी, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाना है, वहाँ पे दौरे मौरे करने हैं, बस उनका टाइम पिन्योर पूरा हो जाना है। बात ये है एक नेशनल इस वक्त जो एक कंबाइंड करैक्टर होना चाहिए था उन लोगों का जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइज करना है या हाई कोर्ट ने सुपरवाइज करना है या आपके अदारों ने जाना है, जिसमें आपके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, पुलिस है, बाकी तो आप देख लीजिए कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या है। सही। अगर तो वो इस चीज़ से रिलेट करती है कि एक मुनसिफाना काम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अगर इंसाफ दिया जा रहा है सबको, तो फिर तो आप मुनसिफाना इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अदरवाइज तो आज आप किसी आदमी से जाके बात कर लें, वो आपको आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट और उसकी सीटों का जो डिटेल्स है वो भी बता देगा कि किस तरह ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। इस बुनियादी सवाल के हवाले से जरा पब्लिक पोल को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या हुकूमत की तब्दीली से आम आदमी की जिंदगी में भी क्या कोई मौशी तब्दीली रोनुमा हो सकेगी? 80% को ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद है, ऐसी तवक्को है, जबकि 20% को ऐसी कोई तवक्को नहीं है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त, कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह के पान।